समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1023.25 मिलीबार और 1034.25 मिलीबार। सबसे पहले समझ लो वायुभार क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। और जो ये सर्वाधिक होता है समुद्र तल पे होता है, ये होता है 10 तो 13.25 मिली बार, और इसको मिली बार में नापा जाता है। और जो मिली बार की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हो क्या है? पास्कल। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम। तो इसका उत्तर है ठंडी तथा शुष्क जो होगा तब सर्वाधिक वायुदाब होगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसका उत्तर है बी, तूफानी मौसम का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा 1013.25 मिलीबार, ये बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में नापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। तो ये जान लीजिए किसी स्थान पे जो वायुदाब होता है वो सुबह 4 बजे से 10 बजे AM के बीच और 4 बजे से 10 बजे PM के बीच, ठीक है, ये क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 10 AM से 4 PM, ठीक है, और 10 PM से 4 AM के बीच क्या है? घटता है। तो किसी स्थान पे वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो इसका उत्तर चारों वाला सही माना जाएगा। सभी उष्ण मौसम निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्वोत्तरी की निम्नदाब पेटी, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उप ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवी उच्च दाब पेटी। तो यदि हम इस पृथ्वी को बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ये कौन सी पेटी है हमारी? यह इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 0 से 5 और 25 से 30 पे क्या है? ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों तरफ पाई जाती है ना, 25 से 35। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो वायु होती है हमेशा क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पड़ती है। तो यहाँ पे निम्न दाब पेटी क्यों पाई जाती है? विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, तो हवाएं क्या होती? गर्म होती, गर्म होकर फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के कारण ये अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और अब दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। और जैसे ही ये उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी के पास पहुंचती है तो ठंडी होकर नीचे बैठने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है? नीचे बैठने लगती है, जिसके कारण हवाओं का दाब बढ़ जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये पेटी का क्यों विकास होता है? एक तो दैनिक गति, पृथ्वी के दैनिक गति, ठीक है, और दूसरा वायु के अवतलन। तो वायु के अवतलन के कारण जब वायु नीचे बैठती है तो कौन सी दशाएं पाई जाती है? प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम या आसमान साफ होता है और जिसके कारण वर्षा नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में किससे संबंधित? ए उल्कापात, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी पवन क्रिया, डी हिमानी क्रिया। तो जो इसका उत्तर है वो क्या है? बी, ज्वालामुखी क्रिया। लेकिन होता क्या है जान लीजिए, जो क्रेटर होता है वो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, जिससे लावा नीचे से निकलता है, इसको हम कहते हैं क्रेटर। और जो काल्डेरा होता है वास्तव में वो क्रेटर से भी विस्तृत होता है। यदि ये बड़ा मुख हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? काल्डेरा। ये जो क्रेटर होता है ये कीप के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है। आप
जान लीजिए कि महाराष्ट्र की लोलार झील है या राजस्थान का जो पुष्कर झील है वो किसका उदाहरण है? वो काल्डेरा का उदाहरण है। कौन सा? पुष्कर झील कहाँ की है? ये राजस्थान की है ना, राजस्थान की। और लोनार महाराष्ट्र की। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? काल्डेरा के। काल्डेरा का मतलब होता है जो क्रेटर से ज्यादा विस्तृत हो। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? ए लावा पठार, बी लावा मैदान, सी सिलोडाइक, डी विसर्प। तो इसका उत्तर है डी विसर्प। विसर्प वास्तव में नदी से होता है। जब नदी मैदानी भागों पे आड़ी तिरछी चलती है सांप के आकार की, तो हम उसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये जो वर्ड लिया गया है ये तुर्की के मेंडर, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंडर, वहां से लिया गया है। एक नदी का नाम है जो इसी तरह चलती है। जब पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में नदी आती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और उसके साथ उसके पास अवसादों की मात्रा अधिक होती है, तो सीधी ना बह के वो इस तरह चलती है, तो इसको विसर्प कहते हैं। इसके अलावा जो लावा पठार, लावा मैदान, सिल और डाइक किससे निर्मित होते हैं? ये ज्वालामुखी क्रिया से होते हैं। तो लावा पठार का यदि हम उदाहरण दें तो भारत में दक्कन का पठार, लावा पठार का, और कोलंबिया। ये कहां पे है? यूएसए में है कोलंबिया का पठार, यूएसए में। ये लावा मैदान का यदि हम उदाहरण दें तो यूएसए में है स्नेक रिवर का मैदान, स्नेक रिवर वहां पे है, उसका मैदान है लावा। सिल और डाइक क्या है? सिल क्या है? जब चट्टानों के बीच में लावा इस तरह इकट्ठा होती है तो उसको सिल कहते हैं। और जब खड़ी चट्टानों के मध्य में इस तरह लावा और मैग्मा जमा हो जाता है तो उसको हम डाइक कहते हैं। नेक्स्ट, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो ये तो क्लियर हो गया पिछले प्रश्न से कि ये जो डाइक है वो क्या है? ज्वालामुखी से निर्मित है। लेकिन ये बाहरी भाग में बनता है या पृथ्वी के आंतरिक भाग में? तो इसका उत्तर है बी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। डाइक एक्चुअली क्या होता है? जब चट्टानों के मध्य में, ये जैसे चट्टानें, खड़ी चट्टानें, उसके मध्य में यदि लावा या मैग्मा आके जमा हो जाता है। मैग्मा लावा में अंतर क्या है? जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जो वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे आ जाता है तो लावा कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसको हम डाइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी यूरोप। तो इसका उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि आप जान लीजिए कि विश्व के जितने भी अधिकांश ज्वालामुखी है वो प्लेटों के किनारों पर है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आंतरिक भाग में स्थित है, जिसके कारण यहां पे ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। लेकिन हवाई द्वीप में एक इंटर प्लेट ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो उसका अपवाद है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले प्रश्न में जब आएगा कि वहां क्यों पाया जाता है। लेकिन यहां जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि वो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आंतरिक भाग में अवस्थित है। अभी हमने प्रश्न किया कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी हो? उसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया था। उसका कारण आप ये देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र को देखिएगा, ये कौन सी प्लेट है? पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। इसके बीच में स्थित है, क्योंकि विश्व के जो ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी हैं या प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, या तो वो प्लेटों के किनारे पे आते हैं, या तो दो प्लेटें जहां पे टकराती हैं, या दो प्लेटें जहां एक दूसरे से दूर जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो स्थिति है वो प्लेटों के बीचों बीच में है, जिसके कारण यहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न,
अग्निवलय रिंग सर्कल ऑफ फायर किससे कहते हैं? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, आर्कटिक परिमेखला। तो सर्कल ऑफ फायर को हम रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये जो इसका उत्तर है वो प्रशांत परिमेखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मध्य तट किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी हिंद महासागर। देखिए अभी हम लोगों ने इसको क्या था, इसका नाम है बी आर्कटिक महासागर। कौन सा था? साइबेरियन सेल्फ, जो करीब 1500 किलोमीटर है, साइबेरिया के पास ये स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। भूमि का वो डूबा भाग जो महाद्वीपीय से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, इसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय द्वीप और मूंगा द्वीप। तो इसका उत्तर है महाद्वीपीय मग्न तट। हमने पढ़ा था ना, इसकी गहराई कितनी है? 100 फैदम बताया था मैंने, 100 फैदम। और एक फैदम कितना था? 6 फीट का। तो इसका उत्तर कितना हो गया? 100 फैदम है तो 600 फीट हो गया। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहां द्वीपीय मग्न तट काफी चौड़ा, संकरा, कटा छटा, उथला होता है। मैंने बताया था ना, इसका उत्तर क्या है? बी संकरा होता है, क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ के बाद समुद्री भाग है, समुद्र, और ये पर्वत है। तो पर्वत के पास क्या होता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है काफी संकरा होता है, जैसे एंडीज रॉकी। लेकिन भारत में इसका अपवाद होता है। भारत में यदि देखा जाए तो पश्चिमी तट पे ये चौड़ा है, जबकि यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है ना, और पूर्वी तट पर ये संकरा है। तो इसका उत्तर बी संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त? ए 10%, 20%, 25% और डी 40%। तो उसका उत्तर है बी 20%। ये प्रश्न मैंने पहले भी सॉल्व कराया है इनडायरेक्ट वे से, तो इसका उत्तर बी 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? ये महाद्वीपीय मग्न तट और गंभीर सागरीय मैदान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल सही। इसको यदि इस मैप से देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट ये है, फिर ढाल है और फिर मैदान है, ठीक है। ये मैदान है, ये मग्न तट है, तो ये ढाल है, ये बिल्कुल सही है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। तथा डिग्री तथा ढाल 2 से 5 डिग्री बिल्कुल सही है। इसे महाद्वीप की अंतिम सीमा कहा जाता है, ये वाला उत्तर गलत है, क्योंकि महाद्वीपी की अंतिम सीमा महाद्वीपीय मग्न तट को कहा जाता है। तो इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 16, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ए रिहन नदी, बी चंबल नदी, सी सतलज नदी, डी व्यास नदी। ये कहाँ पे निर्मित है? सी सतलज नदी में, और ये है हिमाचल प्रदेश में निर्मित। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ये जलाशय है, जो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम के पीछे बनाया गया है। तो इसका उत्तर सी सतलज नदी। निम्न कौन सुमिलित नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा। सहायक नदी, मुख्य नदी, कोयना, गोदावरी, रिहन, सोन, दामोदर, गंगा, राप्ती, घाघरा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही नहीं है? इसमें एक कोयना सही नहीं है, क्योंकि कोयना किसकी सहायक नदी? गोदावरी की नहीं है, ये है कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा नदी की अन्य कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? जैसे भीमा है, मूसी है, मलप्रभा है, घटप्रभा है, तुंगभद्रा है। ये सब किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक है। यदि हम गोदावरी की सहायक नदियों का नाम लेंगे तो उसमें है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। ये सब किसकी हैं? गोदावरी की सहायक है। तो इसमें ये उत्तर बिल्कुल गलत है। रिहन सोन पे ही है, दामोदर गंगा की सहायक है, और राप्ती घाघरा नदी की सहायक है। 18 प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियों का मुख्य जल विभाजक स्थित है अरावली पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, पश्चिमी घाट में। तो यदि हम ये भारत का इस तरह दक्षिण भारत ये देखें साउथ इंडिया, तो ये जो पश्चिमी घाट यहाँ पे स्थित है,
तो यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे आपकी निकलती है गोदावरी, कृष्णा। तो ये कौन सा है? दक्षिणी। और यहाँ पे दूसरी नदियाँ निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो प्रमुख खाड़ी कौन सा हो गया जल विभाजन? आपका डी, पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही उत्तर है। जो अरावली है वो यहाँ पे स्थित है। इस तरह यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रायद्वीप भारत का ना होके ये उत्तर पश्चिमी भारत का कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूनी नदी आदि निकलती है और इधर दूसरी नदियां निकलते गिरती हैं। तो डी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों कौन मानसरोवर के समीपवर्ती क्षेत्र से नहीं निकलती? ए सिंधु, बी सतलज, सी चेनाब, डी ब्रह्मपुत्र। यदि हिमालय इस तरह ले लिया जाए तो ये मानसरोवर तो हम लोग जानते हैं कि यहां से ये सिंधु निकल रही है, ठीक है। ये पूरा सांगपो जो बाद में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ये है सतलज। तो इसमें एक नदी है जो नहीं निकलती, वो है सी। ये कहां से निकलती है? ये बारालाचला दर्रा है, वहां से चंद्र प्लस भग्गा नामक दो नदियां निकलती है, जिनके आपस में मिलने से ये चेनाब नदी का मिलता है। तो 19 का उत्तर क्या होगा? सी, चेनाब। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा? ए कर्नाटका, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो जो इसका उत्तर है वो है बी, असम। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और असम में जो चाय का उत्पादन होता है मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में होता है। ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में चाय का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और विश्व के अग्रणी चाय निर्यातकों में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में कीनिया, चीन, श्रीलंका आता है, लेकिन उसके बाद भारत का नंबर आता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, ये प्रश्न मैंने सबसे पहले कराया था, इसको एक रिपीट के रूप में आ गया, तो इसका उत्तर बिल्कुल बता देना चाहिए, एच.एफ. रीड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा सही? इसका उत्तर डी वाला सही होगा। अब मैं बता देता हूँ होता क्या है। देखिए, रिक्टर स्केल क्या है? देखिए, दो स्केल होती है, एक रिक्टर स्केल होती है और एक मर्केली स्केल होती है। जान लीजिएगा, एक रिक्टर स्केल होती है और एक मर्केली स्केल होती है। जो रिक्टर स्केल की जो गणना होती है 0 से 10 तक होती है और ये जो होती है 1 से 12 तक होती है। ये ओपन एंडेड स्केल है, ये क्लोज स्केल है, CLOSE, क्लोज स्केल। इसका क्या मतलब है? इसमें इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मर्केली में ये संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। और ये लॉगरिथमिक पे है और ये समान रैखिक लाइनर विधि पे लाइनर विधि पे होती है, ठीक है। और ये मात्रात्मक है, इसकी मात्रा होती है, और ये गुणात्मक है। इसका अंतर ये होता है, गुणात्मक का मतलब होता है कि जो मर्केली स्केल है गुणों के आधार पर ये कितना आघात, मतलब कितना नुकसान हुआ, इसको गिनता है, और ये जो है तीव्रता को गिनता है। ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए रिक्टर स्केल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक के मध्य विस्तृत होती 0 से 6, 0 से 10, 0 से 12, 0 से 15। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, 0 से 10 था। और ये जान लीजिए इसकी खोज किसने की थी, रिक्टर मापक की खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने की थी। चार्ल्स रिक्टर ने की थी। ये 0 से 10 तक होता है। फिर से रिपीट करते हैं, लॉगरिथमिक होती है, मात्रात्मक होता है और ये तीव्रता को नापता है। ठीक। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है रचनात्मक प्लेट किनारों पे, भ्रंश मेखला के सारे, मोड़दार मेखला के सारे, विनाशात्मक प्लेट के किनारे। तो जान लीजिएगा, तो जो विश्व की अधिकांश होती है विनाशात्मक होती है, अर्थात जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहीं पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप। ये है सी इक्वाडोर।